हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि सीटेट एग्जाम 14 सितंबर को शेड्यूल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यू सीरीज की ये डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें देखिए। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की मदद से हम सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये भी एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या किस तरह के क्वेश्चन सीटेड हर बार पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट चाहे जितने क्लियर हो, थ्योरीज चाहे जितनी रटी रटाई हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चन तो एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज के सेशन को यहीं शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, निम्नलिखित में कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुसरण, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया सेट, फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिरता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करने से पहले थोड़ा देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। दो प्रकार की थिंकिंग है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी एवं अभिसारी थिंकिंग। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब किसी एक क्वेश्चंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो। मींस किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब जब आप मल्टीपल आइडियाज सोच सके तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग है जब ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक एग्जैक्ट फिक्स सॉल्यूशन हो, सिंगल सॉल्यूशन बेस्ड, तो ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान किसके द्वारा सबसे ज्यादा फॉस्टर की जाती है, बढ़ावा दिया। पैसिव इमिटेशन, जब आप किसी चीज को निष्क्रिय रूप से अनुसरण करेंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप नहीं होगी। रिस्पॉन्स सेट, इससे भी नहीं डेवलप। फंक्शनल, अगर स्थिरता आ गई आपकी फंक्शनिंग में तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हुई। सबसे ज्यादा स्किल किससे डेवलप हुई? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जब किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो वो हमारी कौन सी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैप फोल्डिंग, कौन सा आलंबन के उदाहरण है? थिंक अलाउड, बोलकर सोचो, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, संकेत और इशारे, क्वेश्चंस, प्रश्न, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रोट रिहर्सल, रटकर दोहराओ। बताइए। चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग है क्या। तो स्कैप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का कहना है, जब कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करे तो उसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो पीछे से कोई साइकिल पकड़ता है, तो ये जो पकड़ना, ये जो सपोर्ट मिल रहा है साइकिल चलाना सीखने के लिए, इस सपोर्ट को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। टेम्परेरी सपोर्ट, बस एक निश्चित समय के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा कौन सा स्कैप फोल्डिंग की एग्जांपल है, मींस टेम्परेरी सपोर्ट की एग्जांपल, जिससे हमारी लर्निंग इनहैंस हो सके। थिंक अलाउड, बोलकर सोचो, सही बात है, बोलकर सोचने से क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग, हमारी लर्निंग इनहैंस होती है। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज भी हमें हेल्प करते हैं, क्वेश्चंस भी हमें हेल्प करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा थिंकिंग डेवलप होंगी। हाफ सॉल्व एग्जांपल, पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये स्कैप फोल्डिंग नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने आधा सॉल्व किया हुआ दिया है तो इसका मतलब स्कैप फोल्डिंग आप दे रहे हैं, आप बस केवल एक डायरेक्शन दे रहे हैं, लर्नर खुद से सॉल्व करेगा। बट रोट रिहर्सल कभी नहीं। एनईपी, एनसीएफ सभी क्या है, रोट मेमोराइजेशन को मना करते हैं, तो रोट रिहर्सल किसी भी कंडीशन में सही नहीं होगा। तो हमारा ए बी सी डी ऑप्शन सही, मींस ऑप्शन नंबर 1। इम्पेयरमेंट इज अ कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। ऑपरेटिव फिजिकल, क्रियात्मक शारीरिक, सोशल साइकोलॉजिकल, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, बायोलॉजिकल फंक्शनल, जैविक कार्यात्मक, या फंक्शनल बायोलॉजिकल कार्यात्मक जैविक। ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स ऑप्शंस हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए देखते हैं इम्पेयरमेंट। जब हमारे बॉडी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट और बायोलॉजिकल कंडीशन, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क ना करे या कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बट डिसेबिलिटी हमारी क्या है, फंक्शनल कंडीशन है। मीन्स इमेजिन कीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, पैर आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ये आपका इम्पेयरमेंट है। लेकिन अगर उस मॉल में रैंप है तो आप इजिली जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शनल कंडीशन हो गई। तो डिसेबिलिटी हमारी क्या है, फंक्शनल कंडीशन है, जबकि इंपेयरमेंट क्या है, बायोलॉजिकल कंडीशन है। सो जैविक कार्यात्मक, ध्यान दीजिएगा ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखा इंपेयरमेंट बायोलॉजिकल है जबकि डिसेबिलिटी सिर्फ फंक्शनल कंडीशन है, कार्यात्मक कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी of moral development, at what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, बताइए। चलिए ऑप्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कोलबर्ग की। लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पर एक थ्योरी डेवलप की जिसे कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में डिवाइड किया, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 कन्वेंशनल, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक लेवल के 2 स्टेजेस डिसाइड किए। स्टेज 1 जैसे है प्री कन्वेंशन का, पनिशमेंट अवॉइडेंस, मींस बच्चा जो भी क्रिया करता है वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए जिससे उसको पनिशमेंट ना मिले। फिर स्टेज 2 आती है सेल्फ इंटरेस्ट एक्सचेंज, मींस ये वो स्टेज है जब बच्चा कहता है इसमें मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मैं ये काम करूं क्यों, इससे मेरा क्या फायदा होगा, ये होता है स्टेज 2 हमारा। फिर स्टेज 3 आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है, वो जो भी कार्य करता है उसमें उसका मोरल डेवलपमेंट इस बेस पे होता है कि लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे गुड बोलें। सो ये होता है स्टेज 3 हमारा। फिर स्टेज 4 होता है जब वो मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर रहने चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सोसाइटी फंक्शन करती है, ये स्टेज 4 होता है। फिर आता है स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मींस ये कंडीशन ऐसी है जब बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को भी क्रॉस करता है, उसको भी क्वेश्चन करता है अपने मोरल के बेसिस पे, कहता है ये जरूरी नहीं है, अगर सोसाइटी का बेनिफिट इस लॉ से नहीं हो रहा तो इस लॉ को नहीं होना चाहिए, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है, सोशल पर्सपेक्टिव सोचता है। फिर 6th आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये वो कंडीशन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, जब आप सबसे ऊपर सोसाइटी को रख दें, आप अपने को भी भूल जाएं। जैसे टेक एन एग्जांपल गांधी जी। सो ये क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जब आपकी आइडियोलॉजी लोग मानने लगे। तो अब जाके देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस स्टेज में बच्चा खुद के बेनिफिट आत्म केंद्रित होकर के कार्य करता है। तो खुद के बेनिफिट आत्म केंद्रित होकर कार्य करता है स्टेज 2 लेवल 1। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following correctly describes intrinsic motivation? निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, बताइए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है इंटरनल से जुड़ा हुआ, और इसी का अपोजिट होता है एक्सट्रिंसिक, मींस एक्सटर्नल। दो चीज ध्यान रखिएगा, इंटरनल वो चीजें हैं जो हमें स्वयं के लिए करते हैं, जो हमें खुद के अंदर से आए। एक्सटर्नल वो है जो हम बाहरी दिखावा या बाहरी चीजों के लिए करते हैं। जैसे आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपको अवार्ड मिलेगा, अगर आप अवार्ड के लिए दौड़ रहे हैं तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ कि मुझे अवार्ड चाहिए। लेकिन आप दौड़ रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है, आपके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट है, तो वो क्या होता है, इंटरनल, आपको पर्सनली जब बेनिफिट हो, जब आपको पर्सनली इंजॉयमेंट फील हो, वो होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विथ अदर, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा,
एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के डर से आप कोई काम कर रहे हैं या पनिशमेंट डर की वजह से, ये क्या हो गया एक्सटर्नल। मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नल रिवर्स, ये ऑलरेडी वर्ड यूज किया एक्सटर्नल, बाहरी पुरस्कार, ये क्या हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, जब व्यक्तिगत आनंद के लिए आप कोई कार्य को करते हैं वो क्या होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following set represents correct match of intelligence and associated characteristics? हावर्ड गार्डनर ने बहुविधि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में, हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 से 9 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात कही और हर एक इंटेलिजेंस का एक एट्रीब्यूटेड कैरेक्टरिस्टिक भी, एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक भी उन्होंने बताया। उसी के अकॉर्डिंग चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला बात का म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने का कौशल। तो अगर आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आपके अंदर कंपोजिशन की स्किल होगी। आप म्यूजिकल का क्या, म्यूजिक क्या है, एक न्यू क्रिएशन है, कंपोजिशन है। सो हमारा ऑप्शन 1 एकदम सही है। स्थानिक स्पेशियल स्किल ऑफ एप्रिसिएटिंग द नेचुरल, नहीं ये बिल्कुल नहीं। स्पेशियल का मतलब होता है जब आप शेप के साथ डील करें, जैसे 3D शेप, 2D शेप, मूर्तिकार हो गया, और नेचुरल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले, ठीक है, ये गलत हो गया। इंट्रापर्सनल स्किल, स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू, नहीं ये बिल्कुल अपोजिट। इंट्रापर्सनल स्किल होती है जब आप खुद के समझे, खुद के इमोशन को, खुद के फीलिंग्स को। अंडरस्टैंडिंग वननेस, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है स्किल टू अंडरस्टैंड अदर्स, जब आप दूसरों को समझते हैं वो होता है इंटरपर्सनल, एंड इंट्रापर्सनल जब आप खुद को समझे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस एंड एथलेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिकल रिलेटेड होता है रीजनिंग सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, और स्किल ऑफ डांस रिलेटेड है बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सो हमारे तीनों ऑप्शन ये गलत होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है, बताइए। देखते हैं, बात कर रहा है फीडबैक की। फीडबैक का काम क्या होता है, जिससे हमें इंप्रूवमेंट मिले, जो भी लर्निंग प्रोसेस हो रही क्लासरूम में या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज हो रहा है उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो फीडबैक इसमें हमारी हेल्प करता है। अब ऑप्शन देखिए, इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम्स, यह परिणामों पर केंद्रित होती नहीं। टीचिंग में सिर्फ आउटकम नहीं, प्रोसेस भी मैटर करती है, तो सिर्फ आउटकम पे फोकस नहीं हो सकता है, प्रोसेस भी। और ध्यान देंगे एक्सट्रीम वर्ड, एक ओनली, जब भी एक्सट्रीम वर्ड आए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम वर्ड आपको कट करने हैं, वो गलत ऑप्शंस होते हैं। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, सामयिक और विशेष होते, बिल्कुल सही है। अब जैसे कोई टीचिंग चल रही है या क्लासरूम में टीचिंग हो रही है, टीचर को आप फीडबैक दे रहे हैं, अगर आप उसी समय फीडबैक देते हैं तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा और कॉन्टेक्स्ट उसका सही होगा, आप एक एक पॉइंट बता सकते हैं। तो इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर 2 अभी हमारा सही है। इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ टास्क, नहीं, सिर्फ एंड ऑफ द टास्क देंगे तो इंप्रूवमेंट जो हो सकती थी वो शायद उस लेवल पे ना आए, या आपका फीडबैक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़ा वेग हो जाए, जनरलाइज हो सकता है। इट इज ब्रॉड एंड जेनरिक, कभी नहीं, ब्रॉड एंड जेनरिक कभी नहीं। ब्रॉड एंड जेनरिक का इन द सेंस जैसे आपने कह दिया यू नीड टू वर्क हार्ड, कीप ट्राइंग, कीप हार्ड, तो ये क्या जेनरिक है, लेकिन इससे क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा कि कहाँ वर्क करना है, किन चीजों को इंप्रूव करना है। तो इट शुड बी टाइमली एंड स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। Which of the following would not be characterized as formative assessment? कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, बताइए। चलिए आगे बढ़ने पर पहले समझते हैं असेसमेंट है क्या। दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बिटवीन द टीचिंग होता है, बिटवीन द लर्निंग होता है, जिससे लर्निंग इंप्रूव की जा सके, कंटिन्यूअस होगा ये।
जैसे कि क्लास टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट हो गया, PT1 हो गया, PT2 हो गया, ये क्या है, बिटवीन द टीचिंग होंगे, तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, जिससे टीचिंग इंप्रूव किए, बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है इसको पता चले, तो उसको और बेहतर तरीके से हम टीचिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट होता है ओवरऑल असेसमेंट, जो कि एंड में होता है, जिसके बाद हम ग्रेड्स देते हैं। ओवरऑल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिटवीन द लर्निंग। चलिए अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो जैसा हमने बताया, पहला ऑप्शन देखते हैं, असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम कंपेयर करते हैं, नहीं, समेटिव असेसमेंट में कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव, सो हमारा पहला ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह कैरेक्टराइज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन इन अ स्टूडेंट्स लर्निंग, बिल्कुल सही है, इसका हम यूज करते हैं, ये क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब बच्चा सीख रहा है उसी के बीच में हम क्वेश्चन करके असेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट है। असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, शुरू में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा करते हैं क्लास शुरू करने से पहले टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चे को टॉपिक तक हम ला सके, टॉपिक तक समझा सके, तो ये भी हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, ये भी हमारा क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट। ध्यान रखें, जो भी असेसमेंट हम करते हैं क्लास के दौरान, लर्निंग के प्रोसेस के कंटिन्यू, वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो असेसमेंट हम ओवरऑल करते हैं, ग्रेड देते हैं, वो होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब किसी एक क्वेश्चंस के मल्टीपल सॉल्यूशंस हों। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे होते हैं ओपन एंडेड, कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारे होते हैं क्लोज एंडेड। अब ऑप्शन देखते हैं, प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटीज, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं। प्रमोट्स वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल, नहीं, ये भी नहीं। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमता, नहीं, इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग सभी क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कोई लिमिटेड नहीं है। तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत होते हैं। एनकरेज मल्टीपल आंसर्स, इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। चलिए, while divergent thinking encourage multiple answers, convergent thinking is fixed to one correct solution। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा ऑप्शन का एक देखिए, इसी का रिवर्स है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बहुत बार ट्रैप किया जाता है सीटेट में कि आपको ऑप्शन सिमिलर दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, जस्ट रिवर्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, बताइए। पहले समझिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एनसीएफ कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, जैसे जॉन डुई भी कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मींस करके सीखो, जब हम करके सीखते हैं वो सबसे अच्छी लर्निंग, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होने से, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऑथेंटिक टास्क के बेस पे करेंगे तो वो अप्रूव थ्योरी होगी, अप्रूव लर्निंग होगी और वो आपको बेटर भी करेगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा देखते हैं, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, नहीं, अगर आप पहले से पूरी तरह निर्धारित कर देंगे तब वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमें डाइवर्सिफाई करना है करिकुलम को, बेस्ड ऑन द लर्नर के इंटरेस्ट कैसे हैं, उनकी सीखने की क्षमता कैसी है, तो उसको आइडेंटिफाई करके हमें करिकुलम में चेंज करना है। सो प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए करिकुलम। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज, नहीं। क्लियरली पियाजे क्या स्टेट करते हैं,
स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स, पैसिव रेसिपिएंट नहीं है, नॉलेज नहीं, हमें पोर नहीं करना है नॉलेज, उनको खुद से कंस्ट्रक्ट करने देना है, लर्निंग बाय डूइंग। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, निम्नलिखित में कौन सा पठन वैकल्य की एक विशेष विशेषता कौन सी है? चलिए बताइए। लास्ट वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में, फिर से एक बार देख लेते हैं। डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, या ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। समझते हैं सबसे पहले। जब भी आपको वर्ड दिखाई दे डिस, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, मींस कोई समस्या है। और इसी से जुड़े फिर बनते हैं वर्ड हमारे, जैसे कि ग्राफिया, डिसग्राफिया जो कि राइटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसलेक्सिया जो कि हमारा रीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसफेजिया जो कि हमारा वोकल से रिलेटेड होगा, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये हमारे डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड। फिजिकल कोऑर्डिनेशन डिस्प्रैक्सिया होता है, बात हो रही है डिसलेक्सिया की, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत होता है। स्पेशियल अवेयरनेस ये भी गलत है, स्पेशियल अवेयरनेस में 3D 2D शिफ्ट, तो ये डिस्कैल्कुलिया के अंदर आएगा। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं सही है। ऑप्शन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, समझिए ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, इसको समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हम रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग क्या है, साउंड्स है, साउंड जैसे ए अ बी ब के क, ये क्या है, साउंड है, यही क्या है, फोनेटिक्स है। जब आपको रीडिंग डिसऑर्डर हो तो आपको फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में ध्वनि में प्रॉब्लम होगी, तो वही हमारा क्या है, फोनोलॉजिकल। ध्यान, फोनोलॉजिकल का मतलब होता है साउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। While participating in a sports competition in class, Tanush tells his friend that he will participate in the javelin throw, and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जेंडर इक्विटी, जेंडर समता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता, कॉन्स्टेंसी, संबंधता, या जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता। देखिए पहले समझते हैं ये है क्या। बात कर रहे हैं सी इज अ गर्ल एंड गर्ल्स कैन नॉट थ्रो अ जेवलिन, ये क्या है, स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट, ऐसी थिंकिंग को हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग। तो ऑप्शन तो यहाँ पे ये सही हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप। जब भी कोई जेंडर से रिलेटेड आप ऐसे कमेंट पास करें, गर्ल ओनली गर्ल्स गर्ल्स क्राई, ओनली बॉयज कैन नॉट क्राई, ओनली बॉयज हैज द स्टेमिना टू डू थिंग, या लड़के ज्यादा बेहतर होते हैं लड़कियां नहीं बेहतर हो, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जेंडर को लेकर के। जेंडर और आपके फंक्शन, आपके टैलेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इंक्लूजन का मतलब होता है आपको सिस्टम को चेंज करना है, बच्चों को नहीं। बच्चों को हमें वैसे ही लेना है, बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं, उनमें पूरा क्षमता है किसी चीज को सीखने की, तो हमें सिस्टम में चेंजेस लाने हैं, लाकि बच्चों में। सो कह रहा है समावेशन के लिए, जब वंचित वर्गों को समावेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग है। आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अलगाव कभी नहीं, अलगाव करेक्ट अपोजिट है इंक्लूजन के। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, समान क्षमताओं के आधार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, जैसे आप समूहों में विभाजित करेंगे ये इंक्लूजन नहीं होगा। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एविडेंसिंग एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, कभी नहीं।
हमें रूढ़ियों को ना तो प्रमाणित करना ना ही प्रोत्साहित करना है, न्यूट्रलाइज करना है इन सब चीजों को। ठीक है, ये सब बैरियर्स हैं। चलिए, according to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? बताइए। चलिए, उससे पहले देखते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी बर्नार्ड वाइनर ने दी थी, जो कि बात करते हैं कि आरोपण, जब भी हम सक्सेस पाते हैं या फेलियर पाते हैं, तो हम अपने अंदर से ऐसी थ्योरी डेवलप करते हैं कि हम किसी को क्रेडिट दे सकें उसके लिए। जैसे कि मैं हाई स्कूल में टॉप कर गया होता अगर मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छा पढ़ाया होता। जैसे कि मैं सीटेट का एग्जाम इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लेता अगर मैंने पढ़ो सोचो से पढ़ लिया होता। ये क्या है? आप आरोप दे रहे हैं, आरोप। ओके, आरोपण करना। सो उस थ्योरी में सबसे अच्छी थ्योरी होती है जब आप अपने रिस्पॉन्स, अपने आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि आज जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, उसका रीजन मैं हूं, मैंने सही से परफॉर्मेंस नहीं किया, मैंने वर्क हार्ड नहीं किया, इसीलिए मैं ऐसा हूं। तो उससे क्या होता है? आपकी ग्रोथ होती है, एक्सेप्टेंस आता है, एक्सेप्टेंस से ग्रोथ होती है। इस थ्योरी की बात वो बर्नार्ड वाइनर करते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब ऑप्शन देखते हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, यही होता है हमारा सबसे बेस्ट वे। असफलता और सफलता दोनों के लिए खुद को आंतरिक आरोपण लेना। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, हमें दूसरों पर आरोप नहीं देने हैं। इंटरनल फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, दोनों कंडीशन में हम खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? बताइए। चलिए, ऑप्शन देखते हैं। व्हेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की, जिसमें मदर टंग सपोर्टिव लैंग्वेज होती है जो बच्चे को सीखने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। सो हम इग्नोर नहीं करेंगे। When teacher begin from signs and symbols rather than concrete object, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से, बिल्कुल नहीं। हमेशा सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देते हैं बच्चे को, मूर्त चीजें। जैसे एप्पल है, एप्पल आप देंगे, ठीक है। कलर्स हैं, कलर आप उनको दीजिए, बच्चा उसको कॉन्क्रीट रूप से फील करेगा, फिर उसी बेस पे वो बोलेगा। सो हमें इसके अपोजिट करना है। साइन एंड सिंबल पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देन साइन एंड सिंबल। When teacher use concrete example to refer to abstract concept, बिल्कुल सही है। पहले हम अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। When teacher stress upon and enforce the use of, बिल्कुल नहीं। किसी भी कंडीशन में हमें जोर नहीं देना है, फोर्स नहीं करना है बच्चों को। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम पास में है। पूरी कोशिश कीजिए, पीवाईक्यू सारे सॉल्व कीजिए, डिटेल में सॉल्व कीजिए। बाकी आपको कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।